गुड मॉर्निंग बच्चों। इसके पहले के लेक्चर में हम लोगों ने देखा था ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो कर्व होता है उसका नेचर, यानी कि अगर आप किसी एलिमेंट को, किसी मैटर को गर्म करें तो धीरे धीरे उसकी एनर्जी बढ़ती है और जैसे जैसे आप उसको गर्म करते जाएंगे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा और उसके अलग अलग कलर्स निकलेंगे। तो कलर्स में और एनर्जी में जो हमने ग्राफ खींचा था उसे हम लोग रेडिएशन कर्व कहते हैं। वो कुछ इस तरीके का था। जो आपको एनर्जी मिलेगी, एनर्जी यू लेमडा, और अगर इसको प्लॉट करें लेमडा के अगेंस्ट में जो वेवलेंथ अलग अलग कलर मिल रही है लेमडा की वेवलेंथ में, लेमडा आपका यहाँ इंक्रीज कर रहा है तो इसका कर्व कुछ इस तरह मिलेगा, ऐसा। ये आपका रेडिएशन कर्व है। जैसे जैसे आपका लेमडा इंक्रीज करता है ये कर्व इंक्रीज करता है, एनर्जी एक मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचता है और फिर यहाँ से ये कम होता है। ये आपका रेडिएशन कर्व है और ये एक्सपेरिमेंटल कर्व है। ये हमेशा ऐसा ही मिलेगा आपको, एक्सपेरिमेंटल कर्व। अगर आप इसको टेम्परेचर, मान लीजिए टेम्परेचर T1 पे है, अगर हमने इसका इस बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा दिया, T2 कर दिया, बढ़ा दिया, तो ग्राफ आपका कुछ इस तरह हो जाएगा, ऐसा। ये आपका T2 हो जाएगा और टेम्परेचर अगर हम बढ़ा दें तो ये और ऊपर चला जाएगा, ये आपका T3 हो जाएगा, जहां पर T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1। तो ये आपका नॉर्मल रेडिएशन कर्व है जो कि एक्सपेरिमेंटल है और लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके इसको निकाला। हालांकि उस वक्त तक किसी को नहीं पता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये एनर्जी बढ़ रही है, टॉप पे जाती है, फिर कम होती जाती है। इसका रीजन किसी को नहीं पता था उस वक्त। तो लोगों ने जो इसकी फिलॉसफी, जो इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, उसमें दो नाम लिए जाते हैं। पहला वीन्स लॉ और दूसरा रेले जीन्स लॉ। तो इन दोनों लोगों ने अलग अलग समय पे इस ग्राफ को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। कुछ हद तक लोग कामयाब भी हुए मगर पूरी तरह कामयाब नहीं हुए। तो इन दोनों का नाम इसमें जुड़ता है। पहले वीन्स लॉ देखेंगे, वीन्स ने क्या कहा था, और उसके बाद रेले ने, और दोनों ने किस तरीके से उस ग्राफ को एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। तो सबसे पहले हम देखेंगे वीन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो वीन्स ने जो अपना एक्सप्लेनेशन दिया वो बेस्ड था, द प्रपोजल was based on law of thermodynamics and Maxwell डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ये क्लासिकल मैकेनिक्स का उन्होंने सहारा लिया था। तो वीन्स ने उस ग्राफ को प्लॉट करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए दो चीजों का कॉन्सेप्ट लिया। एक तो थर्मोडायनेमिक्स का नियम क्लासिकली जो उस वक्त चल रहा था, और दूसरा मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, दोनों क्लासिकल मैकेनिक्स के हैं। उन्होंने इसका सहारा लिया और एक थ्योरी प्रपोज की, उन्होंने। और उस थ्योरी के बेस पे उन्होंने एनर्जी को एक्सप्लेन करने की कोशिश की डिफरेंट वेवलेंथ पे। उनका ये मानना था कि he proposed a theory the एनर्जी डेंसिटी, जो एनर्जी डेंसिटी जब ऑब्जेक्ट को गर्म करेंगे तो वहां से जो एनर्जी निकलेगी, एनर्जी डेंसिटी जिसे हम लोग यू लेमडा डी लेमडा से भी लिखेंगे, इन द रेंज लेमडा एंड लेमडा प्लस डी लेमडा। यानी कि अगर ये आपका ग्राफ है और ये आपका मान लीजिए लेमडा हो गया
और ये आपका हो गया लेमडा प्लस डी लेमडा। तो उन्होंने इसके बीच में जो एनर्जी आपकी आ रही है, इसको ग्राफ को एक्सप्लेन करने के लिए जो उन्होंने एक फार्मूला दिया, उन्होंने जो दिया वो एम्पेरिकल फार्मूला, एक कॉन्सेप्ट दिया, यू लेमडा डी लेमडा इज इक्वल टू एक कांस्टेंट लिया ए बाई लेमडा की पावर 5 एफ लेमडा टी डी लेमडा। ये उन्होंने थ्योरेटिकली फार्मूला दिया जिसका कोई बेस नहीं था। प्रैक्टिकली उन्होंने ये कहा कि जो एनर्जी है, एनर्जी डेंसिटी, वो लेमडा के फिफ्थ पावर के प्रोपोर्शनल काम करेगी, और साथ में एक फंक्शन दिया लेमडा का जो एनर्जी डेंसिटी का काम करेगा। तो उन्होंने ये कहा कि इस लेमडा, इस रेंज के बीच में इतनी एनर्जी ये शो करेगी, और इसी चीज को उन्होंने इंटीग्रेट करके इस ग्राफ को निकालने की कोशिश की। अब ये देखना है कि ये उस पर सेट होता है नहीं, ये आपका एक्सपेरिमेंटल है, एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है ये। और वीन्स का देखते हैं ये उन्होंने सेट किया कि नहीं। तो इसी चीज को अगर हम चाहें तो फ्रीक्वेंसी में भी चेंज कर सकते हैं। यूं अगर आप देखें तो ये लेमडा ऐसी बढ़ रही है, लेमडा इंक्रीजेस, चूंकि लेमडा और सी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दोनों अपोजिट होते हैं, तो हम इसको अगर इधर से देखें तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस। तो अगर आपका लेमडा बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। इट कैन बी रिटेन इन फ्रीक्वेंसी फॉर्म। कैसे? हमको पता है लेमडा जो होता है वेवलेंथ, वो फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम यहां से डी लेमडा हटाना चाहें तो इसको हम डिफ्रेंशिएट कर दें, डी लेमडा इज इक्वल टू, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, माइनस सी बाई न्यू स्क्वायर डी लेमडा। तो ये इक्वेशन 1 है, ये एनर्जी रेंज है वेवलेंथ के फॉर्म में, और हम इसको चाहे तो फ्रीक्वेंसी के फॉर्म लिखना चाहे तो यहां से हम इसको चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरह। यू न्यू डी न्यू इज इक्वल टू ए बाई लेमडा 5, लेमडा की जगह हम रख दें सी बाई न्यू, सी बाई न्यू 5 एफ न्यू टी डी लेमडा माइनस सी बाई न्यू स्क्वायर डी लेमडा डी न्यू। तो उन्होंने जो फंक्शन दिया हेयर, फंक्शन लेमडा टी का जो उन्होंने दिया वो सपोज किया था, ये एक्सपेरिमेंशियल है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया, जो कि मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को शो करता है, फ्रॉम मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। और उन्होंने इसकी वैल्यू जो दी वो ई टू द पावर माइनस बी बाई लेमडा टी थी। तो उस तरह अगर हम देखें यहां से तो यू लेमडा डी लेमडा इज इक्वल टू ए बाई लेमडा की पावर 5, ये उन्होंने अपनी तरफ से दिया था, इसका कोई एक्सपेरिमेंटल फैक्ट नहीं था। उन्होंने एक अपनी तरफ से थ्योरी दी, एम्पेरिकल फार्मूला इस ग्राफ को सेट करने के लिए, 5 ई टू द पावर माइनस बी बाई लेमडा टी डी लेमडा, ये उन्होंने दिया। और इसको हम चाहे फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में रखना तो इस तरह रख सकते हैं, इन फ्रीक्वेंसी टर्म लेमडा इज इक्वल टू सी बाई न्यू, या डी लेमडा इज इक्वल टू माइनस सी बाई न्यू स्क्वायर डी लेमडा डी न्यू। तो इसको हम यहां चेंज करें अगर हम, तो इज इक्वल टू ए बाई सी बाई न्यू स्क्वायर ई टू द पावर माइनस बी न्यू बाई सी
टी, सी स्पीड ऑफ लाइट है यहाँ पे, और इसकी जगह पे डी लेमडा की जगह माइनस सी बाई न्यू स्क्वायर डी न्यू। तो इसको अगर हम सॉल्व करें, सिंपल करें थोड़ा सा, ए न्यू की पावर 5 बाई सी 5 माइनस सी बाई न्यू स्क्वायर और ई टू द पावर माइनस बी न्यू बाई सी टी डी न्यू। इसको हम रखते हैं। ये पूरा टर्म कांस्टेंट है, इतना टर्म, तो इसको हम एक नया कांस्टेंट ले सकते हैं। यहां पे ए न्यू क्यूब बाई सी की पावर 4 ई टू द पावर माइनस बी न्यू बाई सी टी डी न्यू। ये टर्म कांस्टेंट है इतना, इसको हम नया कांस्टेंट ले सकते हैं। हमने इसको मान लिया बी, एक नया कांस्टेंट मान लिया, बी न्यू क्यूब ई टू द पावर माइनस, ये टर्म कांस्टेंट है, माइनस बी बाई सी न्यू बाई टी डी न्यू। तो ये सेम एनर्जी डेंसिटी फंक्शन है वेन्स डिस्प्लेसमेंट का। ये वेवलेंथ के फॉर्म में है और ये फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में है, दोनों सेम एक ही इक्वेशन है, एम्पिरिकल फार्मूला है। अब इसको जरा हम देखते हैं कि ये ग्राफ पे सेट होता है नहीं होता है। तो अगर हम इस वैल्यू को देखें, द वेन्स लॉ, जो एनर्जी डेंसिटी मिली वो ये मिली, म्यू टू द पावर क्यूब ई टू द पावर माइनस न्यू बाई टी डी न्यू। ये हमको मिला वेन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। इसके बेस पे हमको ये देखना है कि ये इस पर कर्व पर सेट होता है या नहीं। तो पहली चीज, ये फंक्शन दो चीजों पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन न्यू क्यूब एंड ई टू द पावर माइनस न्यू बाई टी। ये दो टर्म पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर इफ फ्रीक्वेंसी इज वेरी लार्ज, अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, यानी कि न्यू इज हाई, अगर फ्रीक्वेंसी को हम ज्यादा कर दें तो उस कंडीशन में ये टर्म नेग्लेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी। देन एक्सपोनेंशियल टर्म will be neglected as compared to न्यू क्यूब। अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें बहुत ज्यादा, हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब इधर का एरिया, ये हाई फ्रीक्वेंसी है और ये लो फ्रीक्वेंसी है। यहाँ एरिया ये आपका हाई फ्रीक्वेंसी हो गया और ये आपका लो फ्रीक्वेंसी हो गया। तो अगर हम हाई फ्रीक्वेंसी की बात करें तो हाई फ्रीक्वेंसी पे ये वैल्यू बहुत बढ़ती जाएगी और कर्व आपका बिल्कुल ऐसा मैच करेगा। हाई फ्रीक्वेंसी पे, हाई फ्रीक्वेंसी पे at high frequency the curve matches with experimental curve। लेकिन अगर हम लो फ्रीक्वेंसी की बात करें, इफ फ्रीक्वेंसी इज लो, अगर फ्रीक्वेंसी हम इस फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इस फ्रीक्वेंसी में न्यू इज लो, देन जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होगा, एक्सपोनेंशियल वैल्यू होगा, एक्सपोनेंशियल वैल्यू विल बी डोमिनेट, यानी कि ये टर्म ऊपर जाएगा, ये टर्म नीचे हो जाएगा।
डोमिनेंट, और उस कंडीशन में जो हमारा ग्राफ मिलेगा वो ऐसा मिलेगा, बढ़ेगा घटेगा, लेकिन लो फ्रीक्वेंसी में जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट को प्लॉट किया तो ये वैल्यू यहाँ से थोड़ी सी चेंज हो गई, ऐसे ये चेंज आई। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका वीन्स है डैश वाला, और ये आपका एक्सपेरिमेंटल है। तो कुछ हद तक इनका सही था कि जब हाई फ्रीक्वेंसी पे आप इस ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो ऑलमोस्ट सेम होगा, मगर लो फ्रीक्वेंसी पे थोड़ा सा वेरिएशन आ गया इनमें, इसलिए इनकी वैल्यू को डिस्कार्ड कर दिया गया। इस थ्योरी को पूरी तरह से मान्य नहीं किया गया, क्योंकि उन्होंने जो एम्पिरिकल फार्मूला बनाया था वो अपने कॉन्सेप्ट पे बनाया था, नए हिसाब से बनाया था, और ये इस पर सेट नहीं हुआ, ये थोड़ा सा डेविएट कर गया एक्सपेरिमेंटल कर से, इसलिए इसको लोगों ने निगलेक्ट कर दिया। इसके बाद जो रिले जीन्स आए, उन्होंने भी एक नया फार्मूला दिया इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए। और उनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग था। दूसरे जो उन्होंने एक्सप्लेन किया वो रिले जीन्स, दोनों अलग अलग साइंटिस्ट थे, काम रेले और जीन्स ने दोनों ने मिलकर काम किया इसको, और उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट दिया। उनका ये कहना था कि जब हम किसी चीज को गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो उन्होंने अपने उस हीट ऑब्जेक्ट को, जैसे मान लीजिए उन्होंने ये ब्लैक बॉडी लिया और इसको आप हीट कर रहे हैं इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पे, और ये रेडिएशन दे रहा है। तो उन्होंने ये माना कि रेडिएशन को उन्होंने एक तरह से वेव के फॉर्म में लिया, और ये कहा कि जब वेव एक साइड से दूसरे साइड में चलती है तो आपस वो उस लिमिट से टकरा के वापस आती है, और वहाँ एक स्टैंडिंग वेव बनाती है। अगर आपने पढ़ा होगा स्टैंडिंग वेव, स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव, तो वो कुछ इस तरीके का होता है कि अगर आप ये थ्रेड है और इसको ऑसिलेट करके छोड़ दें, तो सबसे पहले इसका फंडामेंटल नोट बनेगा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बनेगी स्टैंडिंग वेव। उसके बाद अगर आप फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी बढ़ा दें तो सेम लाइन में नई फ्रीक्वेंसी का वेव बनेगा, और ये यहाँ पर लड़के वापस आएगा, और ये इस तरह हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएं तो इसके नोट्स चेंज होते जाएंगे, और ये एक तरह का स्टैंडिंग वेव फॉर्म करेगा। तो उनका ये मानना था कि जब इसको गर्म करते हैं, इसमें से जो वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब यहाँ से चलती हैं, तो वो चलने के बाद यहाँ से टकराती हैं और वापस फिर वो इस तरह से वेव बनाती हैं, एक स्टैंडिंग वेव बनाती हैं, और जिनकी फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड हर जब का अलग अलग होता है। यानी कि इसमें न जाने इनकी नंबर ऑफ वेव्स होंगी जो स्टैंडिंग वेव बना रही हैं, और उनके नंबर्स कितने होंगे और उसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी। इसी को कैलकुलेट करके उन्होंने ये निकाला कि टोटल एनर्जी यहाँ से कितनी मिलेगी। यानी कि उन्होंने नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ मोड्स, इसे मोड्स कहते हैं, नंबर ऑफ मोड्स कितने होंगे और हर एक मोड की कितनी एनर्जी होगी, दोनों को मल्टीप्लाई करके टोटल एनर्जी निकाला उन्होंने, और इसी को ग्राफ किया इस एक्सपेरिमेंट के साथ। तो हम ये देखते हैं कि उन्होंने कैसे कैलकुलेट किया इस नंबर ऑफ मोड्स को, और उसकी एनर्जी को कैसे निकाला। आइए, तो उन्होंने भी एक एम्पिरिकल फार्मूला दिया, नंबर ऑफ मोड्स, यानी कि हाउ मेनी स्टैंडिंग वेव्स आर ऑसिलेटिंग। उन्होंने जो कैलकुलेट किया वो नंबर ऑफ मोड दिया 8 पाई न्यू स्क्वायर बाई सी क्यूब। ये उन्होंने दिया कि इतने नंबर ऑफ मोड होंगे, इतने नंबर ऑफ वेव्स होंगे जो एक पर्टिकुलर इन रेंज ऑफ न्यू एंड न्यू प्लस डी न्यू, इस फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर इतने उन्होंने कैलकुलेट किए, इतने नंबर ऑफ वेव्स होंगे। और उन्होंने फिर इस पर थर्मोडायनेमिक्स लॉ लगाया, और हर एक एनर्जी लेवल पे उन्होंने उसको एनर्जी डेंसिटी निकाली कि हर एक वेव की जो एवरेज एनर्जी होगी वो कितनी होगी। नंबर ऑफ वेव्स मान लिया हमारा n हो गया, और जो एवरेज एनर्जी पर मोड जो उस वक्त क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स
क्लासिकली थर्मोडायनेमिक्स के समय जब उन्होंने बताया कि हर एक मोड की जो एनर्जी होगी वो उन्होंने बताया K इंटू टी। ये आपका एनर्जी हो गया K इंटू टी। तो अब हमको ये पता चल गया कि टोटल इतने मोड्स हैं, इतने तरफ के ऑसिलेशंस हैं, और हर एक ऑसिलेशन की जो एवरेज एनर्जी है वो KT है। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें दोनों को तो हमको टोटल एनर्जी मिल जाएगी उस रेंज में डी न्यू। इस रेंज में हमको यानी कि न्यू एंड न्यू प्लस डी न्यू, इस रेंज में टोटल कितने एनर्जी डेंसिटी होगी वो हमको पता चलेगा। इतने टोटल मोड्स हैं और हर एक मोड की एनर्जी है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दें अगर तो हमको टोटल मिल जाएगा। तो उन्होंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया आपस में, और टोटल जो एनर्जी निकाली वो निकाली C क्यूब इंटू KT यू लेमडा, यानी कि एनर्जी डेंसिटी को लेमडा के फॉर्म में अगर लिखें, सॉरी न्यू, डी न्यू इक्वल टू 8 पाई न्यू स्क्वायर बाई C क्यूब KT डी न्यू। ये हम उन्होंने रिले जीन्स ने कहा। और इसको अगर हम गौर से देखें तो जब ये फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो ये वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये कर्व कुछ इस तरह से आएगा, जैसे हम बढ़ाएंगे इसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, और ये कहीं भी डोमिनेट गिर नहीं रही है, इसमें कहीं निगेटिव टर्म नहीं है, तो ये वैल्यू सीधे बढ़ती चली जाएगी आपकी, ये सीधे इस तरह से बढ़ती चली जाएगी। ये रेले जिसका जो कि एक्चुअल में ये घट रहा है, एक पीक पॉइंट पे जाता है वहां से घट जाता है। वीन्स ने भी कुछ कुछ सही बताया था मगर ये थोड़ा सा डेविएट हो गया, मगर रेले जीन्स तो बिल्कुल अपोजिट था। ये सिर्फ एक ही पॉइंट को सही बताता है, लो फ्रीक्वेंसी को। हाई फ्रीक्वेंसी पे जाकर के ये कैलकुलेट नहीं होता है। एट हाई फ्रीक्वेंसी इट गोज इनफाइनाइट, हाई फ्रीक्वेंसी पे ऊपर चला जाता है, सिर्फ लो फ्रीक्वेंसी पे ही ये मैच किया ऐसे। तो इसलिए ये तो फाइनली अगर हम प्लॉट करें कर्व को, लेमडा या वी, लेमडा इंक्रीज करेगा और फ्रीक्वेंसी इधर से इंक्रीज करेगी, और इधर आपका एनर्जी डेंसिटी है। तो जो एक्सपेरिमेंटल कर्व आता है वो ये आपका इस तरह है, ये आपका एक्सपेरिमेंटल है। और वीन्स की बात करें तो वीन्स जो है वो कुछ यहां से आगे टर्न करेगा, और यहां से आपका ये टर्न हो गया, ये आपका वीन्स लॉ है। और जो रेले जीन्स लॉ था वो आपका यहीं से मैक्सिमम बढ़ता जाएगा, और ये आपका ऊपर चला जाएगा, टर्न नहीं करेगा। ये आपका रेले जीन्स लॉ है। तो इस कंडीशन से अगर देखा जाए तो वीन्स लॉ यहाँ हाई फ्रीक्वेंसी पे परफेक्ट काम किया, मगर लो फ्रीक्वेंसी पे जाने पे ये थोड़ा सा डेविएट हो गया। ठीक उसी तरीके से रिले जीन्स लॉ सिर्फ लो फ्रीक्वेंसी पे अच्छी तरह काम किया, हाई फ्रीक्वेंसी पे जब आया तो ये बिल्कुल डिस्कार्ड हो गया और सीधे निकल गया। तो हम देखें अगर तो रेले जीन्स और वेन्स दोनों इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए एक्चुअली, कि ये ग्राफ एग्जैक्टली बढ़ता है, टॉप पे जाता है और फिर घटता है। ये प्रॉब्लम थी और इस प्रॉब्लम का नाम दिया गया, दिस प्रॉब्लम वाज नोन एज अल्ट्रा वायलेट कैटेस्ट्रॉफी। यानी कि इस जो प्रॉब्लम थी जो अभी तक नहीं सॉल्व हो पाई थी दोनों फार्मूले से, क्लासिकल मेथड्स के क्लासिकल फिजिक्स के जरिए, उसका नाम लोगों ने दिया अल्ट्रा वायलेट कैटेस्ट्रॉफी। कैटेस्ट्रॉफी का मतलब होता है एक तरीके से बैड कंडीशन की जो चीज सॉल्व हो पाए, जैसे कोई सुनामी या जलजला टाइप का, तो इसे हम लोग कैटेस्ट्रॉफी कहते हैं। तो इसका नाम लोगों ने दिया उस वक्त अल्ट्रा वायलेट कैटेस्ट्रॉफी, जो कि ऐसी ऐसी समस्या जो कभी सॉल्व ही नहीं हो पाई थी उस वक्त। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो साइंटिस्ट सामने आए जिन्होंने इसको परफेक्टली सॉल्व किया, उनका नाम था
मैक्स प्लैंक। और उन्हीं के ऊपर इसी रेडिएशन इसी के साथ एक नई ब्रांच की शुरुआत हुई जिसका नाम है क्वांटम मैकेनिक्स। प्लैंक, मैक्स प्लैंक in 1901 successfully explained the radiation curve। तो मैक्स प्लैंक ने इसको पूरी तरीके से सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया कि आखिर ये रेडिएशन ऐसा क्यों होता है, और उसको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट लिए जो बिल्कुल अलग थे, जो किसी क्लासिकल मैकेनिक्स से मैच नहीं करते थे, बिल्कुल इवोल्यूशनरी थी। टेक्स ए न्यू कॉन्सेप्ट which completely differ from classical mechanics। तो उन्होंने कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट लिए जो क्लासिकल मैकेनिक्स से बिल्कुल मेल नहीं खाते थे, और इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर द न्यू कॉन्सेप्ट मेक्स क्वांटम मैकेनिक्स। तो अगले टॉपिक में हम इस बात को डिस्कस करेंगे कि आखिर प्लैंक ने ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट लिया था और कैसे इसको एक्सप्लेन किया। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे अभी एक इंट्रोडक्शन देते हैं इसकी, कैसे क्या उन्होंने कॉन्सेप्ट लिया था, और इसके आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। तो सारी प्रॉब्लम जो आई थी वो एक्चुअली में एनर्जी डेंसिटी की फॉर्म में आई थी। हाउ द एनर्जी पर मोड इज कैलकुलेटेड। मेन प्रॉब्लम इसमें थी, जैसा कि हमने रेले जीन्स में देखा था, रेले जीन्स में जो एनर्जी थी पर मोड, एनर्जी पर मोड वो आई थी आपकी K इंटू टी। हर एक मोड की जो एनर्जी उन्होंने एवरेज निकाली वो K इंटू टी निकाली, और वो इस बेस पे निकाली कि अगर आपकी एनर्जी जो आपकी लेमडा माइनस ईट बाई के टी ये है, इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करें तो उन्होंने जो इंटीग्रेशन लिया था वो जीरो से लेकर के इनफाइनाइट तक लिया था। इसका मतलब अगर आप जो कर्व बन रहा है वो लेमडा की रेंज अगर आप लिया जाए तो ये रेंज आपकी जीरो से लेकर के इनफाइनाइट तक था, यानी कि जीरो से इनफाइनाइट तक के बीच में हर तरह की एनर्जी को उन्होंने कॉन्सेप्ट लिया था। जितनी एनर्जी ले सकते हैं उन्होंने हर एनर्जी को लिया था बिल्कुल कॉन्टिन्यूस तरीके से, ये कॉन्टिन्यूस था, कहीं कोई ब्रेक नहीं था। और यहीं पर उनकी प्रॉब्लम थी, यहीं पर प्लैंक ने कहा कि हम किसी एनर्जी को कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं ले सकते, जबकि एनर्जी ऐसा नहीं होता है। तो उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट दिया जिसे हम लोग डिस्क्रीट एनर्जी कहते हैं। मैक्स प्लैंक assumed the energy radiate and absorb in discrete form, not in continuous। तो ये एक रिवोल्यूशनरी चेंज था उस वक्त के लिए कि हमारी एनर्जी जो हम रेडिएट करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, वो कभी भी कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं होती, हमेशा वो डिस्क्रीट फॉर्म में होती है एक लेवल में। जैसे बिल्कुल इस तरह समझिए, अगर मैं यहाँ पे लाइन खींचूं पतली पतली सी इस तरह की, और अगर आप इसको दूर से देखें, आप काफी दूर से, तो आपको बजाय लाइन दिखने के ये बिल्कुल एक आपको एक बैंड की तरह दिखेगा ऐसा। तो ये आपका कॉन्टिन्यूस फॉर्म है, कॉन्टिन्यूस फॉर्म, और ये आपका डिस्क्रीट फॉर्म है, या इसको कह सकते हैं ये आपका क्लासिकल मैकेनिक्स है और ये आपका क्वांटम मैकेनिक्स है। तो उन्होंने यही बताया
कि एनर्जी हमारी हमेशा डिस्क्रीट फॉर्म में चलती है, इस फॉर्म में एनर्जी रेडिएट नहीं होती। और यहीं पर उन्होंने एक नया फार्मूला दिया जो क्वांटम मैकेनिक्स का बेस बना। इसको हम कल अगले लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।